इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है बिजनेस लॉ का। अब चूंकि ये थोड़ा उल्टा है, पहले लॉ को बाद में समझाया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन पहले समझाया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लॉ। तो इसलिए मैंने पहले आपको लॉ समझाया, लॉ क्या है, सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, और तब अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खुद में एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, लॉ का बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। लेकिन डोंट वरी, आपको इतने कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है। आपको सिर्फ जानना है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्या कहता है। जो ओवरऑल उसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आपको सिर्फ उतना ही जानना है। जो इसके लीगल न्यूएंसेस हैं, किस तरीके से हम इसको लॉ के स्टडी में पढ़ते हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, या किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्या है, क्यों है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है। और सोर्स ऑफ लॉ में भी आपने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोर्स ऑफ लॉ है किसी भी कंट्री में। तो क्यों सोर्स ऑफ लॉ है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, ठीक है। अब क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है, या कॉन्स्टिट्यूशन को इतना हेल क्यों किया जाता है, इतना महत्व क्यों दिया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक गाइडलाइन की तरह है, ठीक है, जो कि ये बताता है कि इस कंट्री में, जिस भी कंट्री का वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, इस चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी कहते हैं। किसी भी कंट्री में क्या क्या किया जा सकता है, वो कंट्री किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके उस कंट्री को गवर्न करना है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया कि लोग अपने गवर्नमेंट को चुनेंगे, कोई किंग या क्वीन रूल नहीं करेगा, और लोग चुनेंगे कि वो किससे देश को चलवाना चाहते हैं, या लोगों के बिहाफ में वो पर्सन डिसीजन लेगा। तो वो पर्सन क्या डिसीजन लेगा, कैसे डिसीजन लेगा, कैसे कहा जा सकता है कि वो पर्सन जिसको लोगों ने चुना है वो ऐसा ही डिसीजन लेगा जो कि लोगों के फेवर में, लोगों के मन का। क्योंकि जब क्वीन, किंग या क्वीन भी तो एक इंसान था ना, लेकिन वो डिसीजन कैसे लेता था? वो खुद के हिसाब से लेता था। वो कंट्री के जनता के, प्रजा के हिसाब से डिसीजन नहीं लेता था, वो अपने मन के हिसाब से लेता था। तो जब इलेक्शन होता है और हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि वो प्रतिनिधि जो डिसीजन लेगा वो सर्वसम्मति का होगा, या वो वैसा ही डिसीजन लेगा जो कंट्री के लिए अच्छा हो, लोग जिसको जैसा डिसीजन चाहते हैं कंट्री के लिए, खुद के लिए। तो इसी के लिए जो गाइडिंग डॉक्यूमेंट है, जो गाइडिंग लॉ है, सुप्रीम लॉ है कंट्री का, सबसे ऊपर है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है जो बताता है कि ये कंट्री इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलेगी, गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाएगा, पार्लियामेंट का क्या रोल होगा, किस लेवल पे लॉ को लिखेगा कौन, बनाएगा कौन, उसको इन्फोर्स कौन करवाएगा, कोर्ट का क्या सिस्टम होगा, किसके पास कैसा पावर होगा। तो सारे चीजों का डिटेल कहाँ मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। इसीलिए लेजिस्लेटिव मतलब पार्लियामेंट, और स्टेट में स्टेट असेंबलीज, एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स और उनसे अटैच्ड सारे ऑफिसर्स, सेम इन द स्टेट चीफ मिनिस्टर, उनके कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, और सारे ऑफिशियल्स जो कि एग्जीक्यूटिव है। जुडिशियरी जो हमारा कोर्ट का सिस्टम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट। तो ये सब कैसे बनाए जाएंगे, कहाँ पर कैसा डिसीजन लेना है, किसके पास क्या पावर होगा, उस सारे पावर को डिफाइन और लिमिट कॉन्स्टिट्यूशन करता है, ठीक है। तो इसीलिए चुनाव हर 5 साल में ही होंगे, ये भी कहाँ लिखा हुआ है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ही चुनाव को कंडक्ट करेगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। इलेक्शन कमीशन में किसको कैसे अपॉइंट किया जाएगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो पूरे के पूरे कंट्री को चलाने का जो पूरा सेटअप है, जो सिस्टम है, उस कहाँ से निकल कर आता है, वो कहाँ मेंशन किया गया है, वो मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और हर लॉ, जो भी आप एक्ट देखते हो, वो कैसे बनाया जाता है, किसके अंदर बनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाया जाता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं। अब जो आपके सामने स्क्रीन पे है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये जब आप समझोगे तभी आप समझ सकते हो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे वर्ल्ड में स्पेशल क्यों है और कैसा है, किस तरीके का है। तो सबसे पहले तो ये लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। इतना बड़ा और इतना लंबा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन कोई नहीं है जो कि ये बताए कि कहाँ पर किस तरह के बॉडी को सेटअप करना है और वो कंट्री को चलाने के लिए कैसा पावर रखता है। तो अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करोगे तो उसमें सिर्फ 8 आर्टिकल्स हैं, और अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 392 समथिंग आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। जो कि हर टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को
अमेंड करना पॉसिबल है। इसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है। अमेरिका में अगर आप सुनोगे तो डुअल सिटीजनशिप है। वहाँ के लोग, एक तो वो अमेरिका के नागरिक होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नागरिक होते हैं, दूसरे वो जिस स्टेट में रहते हैं, जैसे कि फ्लोरिडा है अगर, तो वो उस फ्लोरिडा के भी नागरिक होंगे, ठीक है? जबकि ऐसा इंडिया में नहीं है, हम सिर्फ भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं। कोई बिहार का, झारखंड का, पंजाब का, कर्नाटका का, ऐसे अलग अलग नागरिकता नहीं है। इसी चीज को कहते हैं सिंगल सिटीजनशिप। फिर आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में एक बैलेंस होना चाहिए। अब आप ऐसा सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पॉसिबल ही ना हो, तब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ में पुराना होता जाएगा। अब हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 1946 से इसको लिखा जा रहा था, ठीक है? तो 1946 में जो सिचुएशन था कंट्री का, साथ में वर्ल्ड का, वो अभी 2024 में आकर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो इसी तरीके से टाइम के साथ में लॉ को चेंज होना, इवॉल्व होना ज़रूरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जब समय आए, ज़रूरत पड़े, तो उसको चेंज किया जा सके। कुछ पुरानी चीज़ें हटाई जा सकें, कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की जा सकें। लेकिन साथ ही में रिजिडिटी होना भी ज़रूरी है। रिजिडिटी अगर नहीं होता है तो क्या होगा? कोई भी सरकार ऐसा आता है जो कि ये कहे कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, या फिर वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दे, और जिस प्रिंसिपल्स के साथ में भारत एज अ नेशन स्टेट बना था, उसको कंप्लीटली चेंज करके वो कोई और फिलॉसफी ला दे, ठीक है? डेमोक्रेसी से जो भारत है, उसको फिर से कम्युनिस्ट कंट्री बना दिया जाए, या उसको किंग के सिचुएशन पे ला दिया जाए, तब क्या होगा? वो भी गलत है, क्योंकि ये तो लोगों का मत नहीं है ना। हम सर्वसम्मति से इंडिया को एज अ नेशन स्टेट स्टैब्लिश किया गया था इंडिपेंडेंस के टाइम पर, ठीक है? हम खुद में एक यूनिट होंगे, सारे लोग मिलकर साथ में रहेंगे, और हमारा मत कौन रिफ्लेक्ट करता है? देश के सारे देशवासियों का मत कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है कि इन्हीं प्रिंसिपल्स पे हमारा देश हमेशा के लिए चलेगा, और इसी प्रिंसिपल पे नया भारत जो 1947 में बना, स्थापित हुआ, वो उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलेगा। अब ये क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो हम अपने अगले स्लाइड में देखेंगे। तो इसीलिए रिजिडिटी भी होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए। चेंज करना पॉसिबल हो, लेकिन चेंज करना इतना ईजी ना हो कि कोई पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दे, ठीक है? तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का तरीका भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिया गया है, जिसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। उस प्रोसीजर को फॉलो किए बिना कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है? अमेंड करना, अमेंडमेंट। नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तो सभी को पता है कि हमारा जो गवर्नमेंट का फॉर्म है, तरीका है, वो कैसा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है? पार्लियामेंट सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, यूके की तरह, ना कि यूएस की तरह प्रेसिडेंशियल। यूके, यूएस में आपने देखा होगा प्रेसिडेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, प्रेसिडेंट के हिसाब से कंट्री चलता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट के हिसाब से कंट्री चलता है, ठीक है? इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका इंपॉर्टेंस प्रेसिडेंट से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका रोल कंट्री को गवर्न करने में ज्यादा होता है। इसके बाद आता है फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म बहुत एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंडिया जो है उसको एक फेडरल कंट्री कहते हैं। फेडरल कंट्री का क्या मतलब होता है? हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग 3 लेवल पर है, ठीक है? तो एक पिरामिड का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। सबसे ऊपर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बाद आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट्स, हर स्टेट के लिए, और उसके बाद आता है सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है? जो कि क्या है? पंचायती राज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अर्बन एरियाज में आप म्युनिसिपैलिटी देखोगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखोगे। जो रूरल एरियाज है वहां पर आप पंचायत देखोगे, ठीक है? तो ये दो तरह का गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत से नहीं था, बाद में लाया गया, लेकिन हमेशा से जो गवर्नमेंट का फंक्शन करने का तरीका है वो दो लेवल पे है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरे कंट्री को संभालता है एक साथ, स्टेट गवर्नमेंट जो अपने अपने स्टेट के जो लोकल नीड्स हैं उनको संभालता है। उसके बाद आवश्यकता पड़ी एक ऐसे गवर्नमेंट की जो कि लोकल एरिया का, अब आपके टाउन में क्या प्रॉब्लम है, आपके सिटी में क्या प्रॉब्लम है, साफ सफाई कैसा होना चाहिए, वहां पर क्या डिसीजन लेने की जरूरत है, उसके लिए हमारे पास है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी, ठीक है? वही अगर रूरल एरिया है, गांव वाला एरिया है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है? पंचायत का सिस्टम है। तो इसी सिस्टम को हम फेडरलिज्म कहते हैं, जहां पे गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पर फंक्शन करती है। इसके बाद हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की तरह है, ऑनलाइन भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हो। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलोगे, वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में देख रहे हो या आप हार्ड कॉपी बुक के फॉर्मेट में देख रहे हो, सबसे पहला जो आपको पेज मिलेगा
कंटेंट्स और इन सारी चीज़ों के बाद जहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वो होता है प्रियम्बल। अब प्रियम्बल कैसा दिखता है, यही एग्जैक्टली जो आप पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन पे, प्रियम्बल दिखता वैसा ही है, वर्ड टू वर्ड वो कंप्लीटली वैसा ही है। जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है बहुत बार आपने अपने एनसीईआरटी बुक्स के आगे पीछे में देखा होगा प्रियम्बल, वहां पर भी रहता है ऐसा कंटेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले देखते हैं कि प्रियम्बल क्या है, उसके अंदर लिखा हुआ क्या है। प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. पूरा मतलब क्या है पहले वो समझते हैं। प्रियम्बल कह रहा है कि वी द पीपल इंडिया ऑफ इंडिया, हम जो लोग हैं, जो देशवासी हैं, वो हम अपने आप को खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। हमारे ऊपर किसी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को थोपा नहीं है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved, क्या रिजॉल्व किया हमने, क्या प्रतिज्ञा ली है? हमने प्रतिज्ञा ली है कि इंडिया जो होगा, भारत जो होगा, वो एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। तो हमारे कंट्री का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा या गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो होगा वो कैसा होगा? हमारा कंट्री सॉवरेन होगा, हम सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे चलेंगे, सेक्युलर होगा, किसी भी धर्म या जाति को हम एक से ऊपर नहीं रखेंगे, सब बराबर होंगे। डेमोक्रेटिक होगा, डेमोक्रेसी मतलब जहां लोग अपने सरकार को, अपने प्रतिनिधि को खुद चुनते हैं, सेल्फ रूल। रिपब्लिक होगा, हमारा जो स्टेट हेड होगा, जो कंट्री में सबसे उच्च पद पे होगा, सबसे ऊपर के पोजीशन पे होगा, वो हेरिडिटिकल नहीं होगा, उसको भी लोग चुनेंगे। जैसे कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो हमारे कंट्री में हाईएस्ट है, और प्रेसिडेंट को हम चुनते हैं, इनडायरेक्टली चुनते हैं लेकिन चुनते हैं। किंग की तरह, किंग फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। इसको कहते हैं रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, सिटीजन्स को हम क्या देना चाहते हैं? जस्टिस। सारे सिटीजन्स को क्या मिलना चाहिए? जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। कैसा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सारे लेवल पर न्याय मिलना चाहिए। लिबर्टी, जो सिटीजन्स हैं उनके पास फ्रीडम होना चाहिए, किस चीज का? थॉट, सोचने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, और जो भी बिलीफ या फेथ, जो भी रिलीजन, किसी भी तरह से कुछ भी उनका बिलीफ हो जो वो करना चाहते हैं, और जिस तरीके से भी पूजा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसमें स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी मैं स्टेट की बात कर रही हूँ तो हम लोग कंट्री या गवर्नमेंट को रेफर कर रहे हैं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, सारे लोग इक्वल होंगे, धर्म, जाति, भाषा, जेंडर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, रेस, लैंग्वेजेस, बर्थ, किसी के भी बेसिस पे हम कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, और कोई भी अपॉर्चुनिटी होगी तो वो देश के हर सिटीजन को समान रूप से मिलेगी। साथ ही हम क्या प्रमोट करना चाहते हैं? फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। भाईचारा इंडिविजुअल्स में, हर सिटीजन का दूसरे सिटीजन के साथ शांति प्रियता से, भाईचारा से रहना, और कंट्री का यूनिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रखना, कंट्री की जो एकता है उसको बरकरार रखना, कंट्री को अलग अलग टुकड़े टुकड़े पार्ट्स में डिवाइड करने की बात नहीं करना। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट कब होता है? 26 डे ऑफ दिसंबर, मतलब 26 दिसंबर 1949 को इसको अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स, ठीक है। मतलब लोगों ने 26 नवंबर 1949 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने ऊपर खुद ही लागू किया, ठीक है। तो अगर किसी के भी दिमाग में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन तो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर डाला है या इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं, नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सबके ऊपर है, गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, पार्लियामेंट को भी कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करना है, और सारे सिटीजन्स भी इंडिविजुअली अकाउंटेबल हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने खुद को ही दिया है, खुद को रूल करने के लिए इसको बनाया है। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया था, ये अगर किसी को पता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं देखना चाहती हूँ कितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका सही आंसर देते हैं। अब हम आते हैं इस पे कि इस प्रियम्बल को
डालने की क्या आवश्यकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इस पे कोई आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर दिस ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये सिर्फ एक एक पेज का डॉक्यूमेंट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से शुरू होता है। तो इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या रोल है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का जो रोल है या जो इम्पोर्टेंस है वो काफी ज्यादा है। क्या है? ये ऑब्जेक्टिव्स को रिवील करता है। ये बताता है कि कंट्री जो है उसको किन प्रिंसिपल्स पे चलाना है। आपने देखा, सॉवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे कंट्री को हमेशा चलाया जाना है। तो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है, कोई भी डिसीजन लेती है, तो वो कैसा होना चाहिए? इन सारे डिसीजन आइडल्स, इन सारे प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करने वाला होना चाहिए। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स। जिन लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था जब उन्होंने कोई आर्टिकल लिखा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उनके दिमाग में क्या था, किस आइडियाज पे बेस्ड किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन को, ये पता चलता है प्रियम्बल को पढ़ने से। प्रियम्बल सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। क्या क्या पर्पस है इसका? कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है ये पता चलता है। आपने देखा कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को अथॉरिटी कहाँ से मिल रहा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। किस दिन इनैक्ट किया गया है, कब साइन किया गया, कब अडॉप्ट किया गया है, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। इट लेज ऑन द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949। इट सेट आउट द राइट्स एंड फ्रीडम्स व्हिच द पीपल ऑफ इंडिया विश टू सिक्योर टू देमसेल्व्स। फिर आपने वो भी देखा, लोगों को क्या मिलना चाहिए? जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए। ये सारी चीजें भी लिखी हुई हैं प्रियम्बल में। लोग अपने लिए क्या चाहते हैं, किस प्रिंसिपल्स के साथ इस कंट्री में रहना चाहते हैं, ये सारी चीजें भी प्रियम्बल में लिखी गई हैं। इट डिक्लेयर्स द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसा होगा? गवर्नमेंट कैसा होगा? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड होगा। स्टेट हेड जो होगा वो रिपब्लिक होगा। ठीक है, तो हम कभी भी किंग के सिस्टम को फॉलो नहीं कर सकते हैं, या फिर हम टायरनी नहीं फॉलो कर सकते हैं। जैसा आप चाइना में देखोगे, चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया और ये कहा कि ये जो पर्सन है ये हमेशा के लिए अब चाइना का प्रेसिडेंट रहने वाला है। तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन को गलत तरीके से उसका फायदा उठाना या उसको तोड़ मरोड़ कर चलाना। ठीक है, तो हम बीइंग इंडियंस, बीइंग भारतीय, प्रियम्बल में दिए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब बहुत सारे केसेस में ये क्वेश्चन उठा कि जब कोई डिस्प्यूट हो तो क्या प्रियम्बल से रेफरेंस लिया जा सकता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए? बहुत बार कोर्ट्स ने कहा कि नहीं, प्रियम्बल जो है वो लॉ नहीं है, वो सिर्फ जैसे क्या कहते हैं, आप किसी बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट देखो या प्रीफेस देखो, तो वो क्या होता है, वो बुक का बैकग्राउंड बताता है, बुक की कहानी नहीं रहती उसमें, लेकिन बैकग्राउंड, किसने लिखा, किस सर्कमस्टांसेस में लिखा, ये सारी चीजें उसमें रहती हैं, लेकिन कहानी वहां से शुरू नहीं होता है। तो उसी तरह से प्रियम्बल जो है वो एक प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्या वो लॉ है, क्या नहीं है, क्या उसको किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तो बहुत बार ऐसा सर्कमस्टांसेस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा कि हाँ प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं। तो ये डिस्प्यूट पूरा जाकर सॉल्व हुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जिन लोगों ने भी इसको पहले बार सुना है, इसको अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठा लीजिए। अगर आप लॉ के बारे में कुछ भी जानते हैं, कुछ भी जानने की इच्छा रखते हैं, लॉ के फील्ड से कैसे भी जुड़े हुए हैं, तो ये केस जो है वो आपको कंप्लीटली अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हो, ये है केशव नंदा भारती। अब यहाँ पर ये केस बहुत बड़ा है, 1000 पेज से ज्यादा है इसका जजमेंट, लेकिन यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, क्या हम इसे लॉ कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, प्रियम्बल जो है इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रेड एंड इंटरप्रिटेड इन द लाइट ऑफ ग्रैंड नॉवल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। अब जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रीट करना है, समझने की कोशिश करना है, तो क्या करना है? सबसे पहले प्रियम्बल देखना है। प्रियम्बल ही बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में क्या क्या प्रिंसिपल्स थे जिस पे इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया है, सारे लॉज को बनाया गया है। तो कभी भी कोई नया लॉ भी अगर कंट्री में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो उसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होना चाहिए, जो प्रियम्बल में
लिखा गया है। However, the preamble is neither a source of power to legislature nor creates prohibition upon the powers of legislature. ठीक है? लॉ बनाने से रिलेटेड नहीं है जो प्रियम्बल है। मतलब इसका क्या मतलब है कि प्रियम्बल ये नहीं कहता है कि पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है। वो कहाँ लिखा हुआ है? वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को हम किसके लाइट में समझते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को हम हमेशा प्रियम्बल के लाइट में समझते हैं। तो डायरेक्टली लेजिस्लेचर कौन होगा नहीं होगा इसके बारे में प्रियम्बल कुछ नहीं कहता है। लेकिन इनडायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो किस किस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे कहता है वो प्रियम्बल कहता है। इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? प्रियम्बल को कोई जाके चैलेंज नहीं कर सकता है। कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में ये एक पीआईएल नहीं फाइल कर सकता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड क्यों यूज किया गया या क्यों इंक्लूड किया गया, ये गलत है। ठीक है? या कोई कहे कि क्योंकि प्रियम्बल में सोशलिस्ट लिखा हुआ है और गवर्नमेंट ने मेरे साथ सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे बिहेव नहीं किया है या मुझे जस्टिस नहीं मिला है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पे, मुझे इस चीज का रेमेडी दीजिए, इस चीज का सॉल्यूशन दीजिए, तो वो नहीं हो सकता। अब इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ और नॉन इन्फोर्सेबल क्या होता है ये मैं आपको जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तब बताऊंगी। तो प्रियम्बल ऑल इन ऑल कॉन्स्टिट्यूशन का की है। जैसे कि आप ऐसा इमेजिन करिए कि कोई एक फॉरेनर है, वो इंडिया के बारे में कुछ नहीं जानता है। ठीक है? इंडिया का गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करता है, इंडिया किस तरीके का कंट्री है, ये कुछ नहीं जानता है। पॉलिटिकल सेटअप के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो उसे अगर इंडिया के बारे में जानना हो तो वो क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन खोलेगा और सबसे पहले वो क्या पढ़ेगा? प्रियम्बल पढ़ेगा। उस प्रियम्बल को पढ़ते ही उसे पता चल जाएगा कि इंडिया किस तरीके की कंट्री है और इंडिया में किन सारे प्रिंसिपल्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है? उसको देखने से ही उसको पता चल जाएगा कि इंडिया जो है वो सॉवरेन कंट्री है, इक्वालिटी है सारे लोगों के लिए, जस्टिस है, हम सब फ्रेटर्निटी के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। ठीक है? यहाँ पर कोई एक पर्सन सुप्रीम नहीं है बल्कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है। ये सारी चीजें कैसे पता चलती है? ये सब प्रियम्बल से पता चलता है। तो यही एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस है प्रियम्बल का। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट मेनी पीपल कैन गेट बेनिफिट आउट। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।